Hello everyone. It's a third lecture of Indian Penal Code, and in this lecture we'll understand few terms which are given under chapter 2 of IPC. Chapter 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है. सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52 ए कैपिटल तक यहाँ पे सेक्शंस हैं. आईपीसी में हम डेफिनेशंस नहीं है, आईपीसी में जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं. जनरल एक्सप्लेनेशंस मतलब डेफिनेशन ही है, एक्सप्लेनेशंस हैं. बहुत सारे टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस को आज हम नहीं समझेंगे. सेक्शन 32, सेक्शन 33, 43 एंड 44 को हम देखेंगे, जहाँ पे इलीगल ओमिशन, इलीगल क्या होता है, इंजरी क्या होता है, ये सब डिफाइन किया गया है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है. बट इन सबसे पहले हम ऑफेंस को देखना चाहते हैं. सेक्शन 40 के अंदर जो ऑफेंस की डेफिनेशन है उसको देखना चाहते हैं. इवन दो we've already understood that what is an offense as per section 2 clause n of CRPC and section 3 subsection 33 of General Clauses Act. और मैंने अभी तक आपको यही बोला है कि आईपीसी के अंदर भी वही डेफिनेशन है सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लोज एन एंड सेक्शन 3 क्लोज 33 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट में भी सेम है. यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, हालांकि डेफिनेशन बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो हम ऑफेंस को भी समझेंगे अंडर सेक्शन 40 और ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे चैप्टर 2 की, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट इज so the first is section 40. now आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस है. यहाँ पे सेक्शन 6 टू सेक्शन 52 ए कैपिटल, और इसमें से हम सबसे पहले कर रहे हैं सेक्शन 40 जो कि ऑफेंस को डिफाइन करता है. ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 40 आईपीसी के हिसाब से है, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड और बाय एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ. अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड. अभी तक हमने देखा था कि ऑफेंस का मतलब होता है, यहाँ पे एक्ट या ओमिशन नहीं लिखा हुआ है. अभी तक हमने जो देखा है वो यही है, any act or omission which is prohibited by law and made punishable by law is an offense. तो यहाँ पे एक्ट या ओमिशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड और बाय एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ. ये थिंग का क्या मतलब है, पहले एक बार मैं इसको लिख देता हूं. अ थिंग, THING, अ थिंग मेड punishable by this code or by any special law or local law. A thing, यहाँ पे एक्ट या ओमिशन नहीं लिखा हुआ है. अ थिंग, यहाँ पे अ थिंग का मतलब है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और ओमिशन. जो एक्ट या ओमिशन आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसको आईपीसी पनिश करता है. उस एक्ट को या उस ओमिशन को नहीं पनिश करता है. उससे जो परिणाम निकलता है, उससे जो कॉन्सिक्वेंस होता है, उसको आईपीसी पनिश करता है. दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्ट और ओमिशन, बिकॉज यहाँ पे ओमिशन सिर्फ ओमिशन नहीं, यहाँ पे इलीगल ओमिशन है, इलीगल एक्ट है. और इलीगल क्या है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से आईपीसी में डिफाइन किया गया है. तो दैट इज वाई एक्ट और ओमिशन नहीं लिखा है, यहाँ पे अ थिंग लिखा हुआ है. अ थिंग का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और ओमिशन. कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और ओमिशन. कॉन्सिक्वेंस मतलब आपने जो भी एक्ट की है या फिर ओमिशन, यहाँ पे ओमिशन नहीं होता, इलीगल ओमिशन होता है. जो भी आपने ओमिशन किया है उसका परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस है. दैट इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड. दिस कोड का मतलब है आईपीसी. और बाय एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ. अब ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है,
स्पेशल लॉ को समझना है तो सेक्शन 41 आईपीसी में डिफाइन है। स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और यू कैन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं, उनको स्पेशल लॉ बोला जाता है। सेक्शन 41 सेक्शन 41 में डिफाइन है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 41 में है। पॉक्सो की आप बात कर लो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाहे आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर लो, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर लो, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स पे अप्लाई होते हैं, राइट। वो सिर्फ उन्हीं केसेस को डील करते हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशल लॉ बोला जाता है। द लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स एंड लोकल लॉ section 42 is there for local law, means the laws which are applicable on a particular part of India। इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट में जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो लोकल लॉज होते हैं। जैसे कि दिल्ली के कुछ लोकल लॉज हैं, राजस्थान के कुछ लोकल लॉज हैं, एमपी के कुछ लोकल लॉज हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, तो हर स्टेट में कुछ लोकल लॉज होते हैं जो सिर्फ उस स्टेट में अप्लाई होते हैं, बाहर नहीं अप्लाई होते हैं। सो लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया वो लोकल लॉज होते हैं। तो वहाँ पे भी यहाँ पे सेक्शन 40 में जब हम ऑफेंस को समझते हैं तो एक लिंक यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है लोकल लॉज, स्पेशल लॉज और आईपीसी के बीच में। तो जो ऑफेंसेस किसी स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में ऑफेंसेस हैं तो उनको आईपीसी में भी ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जनरल प्रोविजंस हैं आईपीसी के, लाइक जो एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर पनिशमेंट्स के जो प्रोविजंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस के जो प्रोविजंस हैं चैप्टर 4 के अंदर, तो इस तरीके के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे इन ऑफेंसेस में भी जो कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में है। तो इसको ऑफेंस बोला गया है आईपीसी में, राइट। अब यहाँ पे जब हम सेक्शन 40 को पढ़ते हैं वेयर एक्ट से तो बहुत सारे वहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो वो सेक्शंस को एक बार आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई ऑफेंस की सेक्शन 40 के हिसाब से। अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड और बाय एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, और यहाँ पे एक्ट या ओमिशन ना लिख के यहाँ पे अ थिंग लिखा हुआ है। थिंग का मतलब क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और ओमिशन, उसका एक्ट या ओमिशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा, राइट। अब हम चलते हैं सीधा सेक्शन 32 के अंदर, जो कहता है एक्ट इंक्लूड्स, द वर्ड एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। जहां जहां आईपीसी के अंदर एक्ट लिखा हुआ है वहां वहां हम उस एक्ट में क्या मान लेंगे? इलीगल ओमिशन। सिर्फ ओमिशन नहीं होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए वो ओमिशन। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मोरालिटी का एक एग्जाम्पल दिया था, दैट आई वाज कमिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड मैंने देखा कि एक बैगर मुझसे पैसे मांग रहा है, कह रहा है कि मैंने कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, साहब मुझे पैसे दे दीजिए, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा। मैंने उसको पैसे नहीं दिए एंड 2-3 दिन के बाद मुझे पता चलता है दैट दिस बैगर डाइड ऑफ स्टार्वेशन, भूख के मारे उसकी जान चली जाती है, वो मर जाता है। तो मैंने ये जो ओमिशन किया है, क्या इस ओमिशन के लिए आईपीसी मुझे पनिश करेगा? क्या ये ऑफेंस है आईपीसी के अंदर? तो इसका आंसर है नहीं, आंसर है नो, बिकॉज ये ओमिशन है, ये इलीगल ओमिशन नहीं है, राइट। तो सेक्शन 32 आईपीसी का कहता है एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। एक्ट भी है यहाँ पे और एक्ट के ही अंदर जहां जहां पे एक्ट लिखा है वहां वहां पे आपने इलीगल ओमिशंस को भी देखना है कि इलीगल। अब इलीगल क्या है वो भी समझेंगे, बट उससे पहले एक बार सेक्शन 33 में क्या है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 33 कहता है एक्ट मीन्स एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट्स एज सिंगल एक्ट। देखो, एक्ट का मतलब है कि सीरीज ऑफ एक्ट्स एज सिंगल एक्ट। आपने एक एक्ट नहीं किया है, आपने बहुत सारे एक्ट किए हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक पर्सन है ए,
उसने बी को 5 थप्पड़ मारे, राइट, या फिर उसने उसको 5 फिस्ट ब्लोज दिए और उससे उसको इंजरी कोज कर दी, उसको हर्ट कोज कर दिया, राइट। तो उसने अब जब हम हर्ट में जाएंगे कि हर्ट की पनिशमेंट क्या है, तो हर्ट की जो भी पनिशमेंट है वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट जो भी पनिशमेंट है, क्या उसको ए ने बी को जब 5 फिस्ट ब्लोज दिए हैं, 5 पंचेस मारे हैं या फिर 5 थप्पड़ मारे हैं, 5 बार एक्ट किया है, ठीक है, तो क्या उसको हर बार के लिए पनिशमेंट मिलेगी कि 5 हर्ट किया है आपने इसको, तो हर्ट की पनिशमेंट ये है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हर्ट की पनिशमेंट मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि क्या है, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 6 महीने है, तो 5 बार आपने मारा है तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, तो उसको आप 30 मंथ्स की पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है सेक्शन 33, एक्ट मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट्स एज सिंगल एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट्स, जहां पे सीरीज ऑफ एक्ट्स हो रहे हैं तो उसको सिंगल एक्ट बोला जाएगा, सिंगल एक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बताया कि 5 थप्पड़ मारे, तो 5 थप्पड़ के लिए, हर थप्पड़ के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। सो दैट दीज सीरीज ऑफ एक्ट्स, ये जो सीरीज ऑफ एक्ट्स है उसको सिंगल एक्ट माना जाएगा। और इन अ सेम मैनर omission में भी series of omissions को क्या माना जाएगा, सिंगल ओमिशन, ठीक है। ऑफेंस के लिए सीरीज ऑफ ओमिशंस अगर हो रहे हैं तो उसको सिंगल ओमिशन माना जाएगा या सिंगल ओमिशन हम लेते हैं। सो ये सेक्शन 33 में इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम ऑफेंसेस में जाएंगे तो आपको यहीं से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं कि क्या ये एक्ट है, इलीगल ओमिशन है। और सेक्शन 32 में एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन लिखा हुआ है, तो इलीगल ओमिशन हो गया है। तो एक्ट उसने इतनी बार उसने उसको स्टैब किया, उसको चाकू मारा, तो हर बार जब उसने चाकू मारा, 50 वार किए उसने चाकू से, तो हर बार जब उसने चाकू से वार किया तो उसके लिए आप पनिशमेंट नहीं दोगे उसको, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको आपने सीरीज ऑफ एक्ट्स को सिंगल एक्ट, सीरीज ऑफ ओमिशंस को आपने सिंगल ओमिशन मानना है। सेक्शन 32 में ये है, राइट। अब ये इलीगल क्या होता है इसको समझते हैं। जब हम नोट्स में जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट जनरल एक्सप्लेनेशंस में ऐसा ही समझना पड़ेगा आपको, राइट। सो सेक्शन 43 में आ जाते हैं, सीधा सेक्शन 43 में आ जाते हैं और यहां पे समझते हैं इलीगल क्या होता है, इलीगल, और उसके बाद समझेंगे व्हाट इज लीगली बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू। सो इलीगल का मतलब है एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, और एनीथिंग विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अगर ऐसा कुछ है तो उसका मतलब है वो इलीगल है, राइट। एनीथिंग आप इसको ऐसे ले, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या फिर विच इज पनिशेबल बाय लॉ, जिसको लॉ पनिश करता है, राइट, मीन्स विच इज एन ऑफेंस, राइट। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज, इसको आप पनिशेबल बाय लॉ की जगह आप लिख लीजिए विच इज एन ऑफेंस, ज्यादा इजी हो जाएगा, विच इज एन ऑफेंस, राइट। और यहां पे और है, और का मतलब है या तो ये है या फिर ये है। अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है कोई चीज तो वो भी इलीगल है, मतलब अगर लॉ उसको प्रोहिबिट करता है, उसको करने से मना करता है आपको किसी चीज को, तो वो इलीगल है अगर आप उसको करेंगे तो। या फिर विच इज एन ऑफेंस, एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, तो वो इलीगल है, कोई ऑफेंस है, रॉबरी है, डिकॉइट्री है आपने किया तो वो ऑफेंस है, तो ये क्या है, इलीगल है। और विच फर्निशेज ग्राउंड और ग्राउंड्स फॉर अ सिविल एक्शन, या फिर एनीथिंग विच फर्निशेज ग्राउंड और ग्राउंड्स फॉर अ सिविल एक्शन।
कोई भी चीज आपने करी और उसको करने से क्या होगा कि आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन लेने का ग्राउंड मिल जाता है. आई कैन फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट यू बिकॉज you've committed this act or you've committed this illegal omission. तो दिस omission, तो कोई भी चीज अगर आपने करी तो उससे मुझे ग्राउंड मिल जाएगा कि मैं आपके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता हूं, सिविल एक्शन ले सकता हूं. राइट. सो एनीथिंग विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. अगर इनमें से कोई भी चीज है, अगर ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कोई भी चीज एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ प्रोहिबिट करता है, मना करता है आप नहीं कर सकते, आपने किया तो इसका मतलब आपने ये इलीगल एक्ट किया, इलीगल ओमिशन किया. एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस है लॉ के हिसाब से, आपने वो किया तो इसका मतलब आपने इलीगल किया, इलीगल एक्ट किया. कोई एनीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड और ग्राउंड्स फॉर अ सिविल एक्शन. आपने कोई एक्ट किया या फिर ओमिशन किया और उसकी वजह से मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज हो गया, मेरे को आई गॉट अ cause of action to file a civil suit or civil action against you. I can take a civil action against you. मुझे ग्राउंड मिल गया. आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी थी, आपने उसको ब्रीच कर दिया. आई कैन फाइल अ सिविल सूट और आई कैन टेक अ सिविल एक्शन अगेंस्ट यू. आपको आप मेरे साथ आपने कुछ प्रॉमिस किया था, आपने उसको ब्रीच कर दिया, अब मैं आपके अगेंस्ट सिविल सूट या कोई सिविल एक्शन ले सकता हूं. तो अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे? इलीगल. नाउ लीगली बाउंड टू डू. लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever it is in him illegal to omit. उसके अंदर जो इलीगल है, अगर उसने omit किया तो वो इलीगल हो जाएगा. इसका मतलब है कि उस पर्सन को दिस पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू दैट. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैं क्या बोल रहा हूं? अ पर्सन, अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज लीगली बाउंड टू डू. लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू. लीगली बाउंड टू डू whatever this is whatever it is illegal in him to omit. देखो, a person is said to be लीगली बाउंड टू डू. एक पर्सन को हम बोलेंगे कि ये पर्सन लीगली बाउंड है इस कार्य को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए. कब? whatever it is illegal in him to omit. अगर उसने omit किया वो काम तो वो इलीगल हो जाएगा. एक टीचर है, वो एक स्कूल में पढ़ाता है. उस टीचर का काम क्या है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना. इफ दिस टीचर omits टू टीच द स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? दैट ही वॉज लीगली बाउंड टू टीच द स्टूडेंट्स बट ही हैज omitted. बट उसने omit किया, उसने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया. इसका मतलब है उसने जो omit किया है, उसने जो नहीं किया, जो कि वो लीगली बाउंड टू डू था, लीगली वो बाउंड था उस चीज को करने के लिए, बट उसने नहीं किया. तो इसका मतलब है दैट दिस टीचर वाज लीगली बाउंड टू डू. ठीक है, उसने omit कर दिया. नाउ व्हाटएवर इट इज इलीगल इन हिम टू omit, उसमें ये अगर इसने omit किया है तो इलीगल हो जाएगा. इलीगल का मतलब है कि या तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर ये ऑफेंस है जो भी इसने omit किया है, या फिर इसके ओमिशन से आप इसके अगेंस्ट सिविल एक्शन ले सकते हो. द टीचर वाज सपोज टू टीच टू द स्टूडेंट्स बट ही omitted इट. उसने नहीं पढ़ाया. तो अब आप उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली सिविल एक्शन ले सकते हो. आप उससे डैमेजेस मांग सकते हो, सिविल सूट फाइल कर सकते हो. राइट. तो लीगली बाउंड टू डू मीन्स whatever it is illegal in him to omit. अगर आपने omit किया तो ये इलीगल हो जाएगा. और इलीगल की डेफिनेशन जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है सेक्शन 43 में, तो जो ये कहता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज एन ऑफेंस और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन. इसमें से अगर कुछ भी है तो वहीं पे सेक्शन 43 के अंदर ही लीगली बाउंड टू डू को भी समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. दैट लीगली बाउंड टू डू, अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू. एक पर्सन को कब हम मानेंगे कि ये लीगली बाउंड है इस कार्य को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए लीगली बाउंड है? जब
जब बोलेंगे कि लीगली बाउंड है कि अगर इसने ये नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमिशन, नहीं करने को क्या बोलते हैं, ओमिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर इसने ये नहीं किया तो ये इलीगल हो जाएगा। तो अगर उसने कोई चीज को ओमिट किया जो वो लीगली बाउंड टू डू था, उसको लीगली वो करना चाहिए था, तो उसको वो इलीगल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको टीचर का एग्जांपल दिया कि एक टीचर का काम है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है स्कूल के साथ कि उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बट ही ओमिटेड दिस, उसने नहीं पढ़ाया स्टूडेंट्स को। नाउ अगर उसने नहीं पढ़ाया तो वो ही वॉज इन टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द स्कूल, तो इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट स्कूल अथॉरिटीज अब सिविल एक्शन ले सकते हैं। और सिविल एक्शन का अगर ग्राउंड आपके पास मिलता है किसी ओमिशन से या किसी एक्ट से, तो इसका मतलब वो इलीगल है, सेक्शन 43 के अंदर ही डिफाइन किया गया है, राइट। तो अगर मैं बोलूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट लेट्स सपोज कि एक ड्राइवर है, मैंने एक ड्राइवर को अपॉइंट किया कि तेरे को मुझे रोज सुबह छोड़ना है ऑफिस में और शाम को मुझे घर ड्रॉप करना है, और आपका ये काम है। मैंने उसको एक सैलरी डिफाइन कर दी कि तेरे को इतनी सैलरी मिलेगी महीने की, और उसको कुछ अमाउंट भी पे कर दिया शुरुआत में। अब उसने क्या किया, उसने मुझे एक हफ्ता तो ड्रॉप किया ऑफिस में, एक हफ्ता वो लेके आया मुझे घर तक, लेकिन उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। उसने क्या किया, ओमिट कर दिया। अब क्या मैं उसके खिलाफ सिविल एक्शन ले सकता हूं? क्या ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? नहीं, ऐसा वो उसमें नहीं, कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्या ये ऑफेंस है? ये उसमें भी नहीं जाएगा। लेकिन मुझे एक ग्राउंड मिल जाता है कि मैं इसके अगेंस्ट सिविल एक्शन ले सकता हूं। तो जब मैं उसके अगेंस्ट सिविल एक्शन ले सकता हूं तो इसका मतलब है कि इसका ओमिशन इलीगल हो गया है। इसका मतलब है ही वॉज लीगली बाउंड टू डू, राइट। सो लीगली बाउंड टू डू, अ पर्सन इज हैड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। तो ये मतलब है इलीगल का, आप सेक्शन 43 में इलीगल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी चीज जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, मना करता है, आप नहीं कर सकते। एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस है, तो वो इलीगल है अगर आपने किया तो। एनीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, कोई भी चीज जो कि आपको एक ग्राउंड देती है सिविल एक्शन के लिए, तो वो इलीगल है, ठीक है। तो यहां पे हमें इलीगल समझ में आ गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 44 जो कि इंजरी को डिफाइन करता है। इंजरी को डिफाइन करता है। इंजरी में क्या लिखा हुआ है? सी, एनी हार्म कॉज्ड इलीगली, यहां पे इलीगली भी यहां पे भी इलीगली आ गया। कोई भी हार्म जो आपने इलीगली कॉज किया है, मतलब जो हार्म आपने कॉज किया है उसको, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर वो एक ऑफेंस है, या फिर उससे कोई सिविल एक्शन लेने का ग्राउंड फर्निश होता है। सो एनी हार्म जो आपने कॉज किया है, और ये हार्म कौन सा हो सकता है, कहां पे हो सकता है? एनी हार्म टू एनी पर्सन इन हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंजरी। सो एनी हार्म कॉज्ड इलीगली, कोई भी हार्म जो आपने इलीगली कॉज किया है किसी पर्सन को टू हिज बॉडी, उसकी बॉडी पे आपने कोई इलीगली हार्म कॉज किया है, उसको कोई चोट पहुंचा दी, आपने उसको डंडे से मारा, या फिर आपने उसको कोई घाव कर दिया, या फिर आपने उसका हाथ काट दिया, व्हाटएवर, राइट। सो दैट इज इंजरी। टू माइंड, आपने उसको मेंटली हैरेस किया, या फिर आपने उसको क्रूएलिटी उस पे करी, मेंटल क्रूएलिटी करी किसी भी तरीके का, तो वो रेपुटेशन, आपने उसको डिफेम कर दिया किसी पर्सन को, तो उसकी रेपुटेशन आपने ख़राब कर दी। या फिर प्रॉपर्टी, आपने उसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, या फिर आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी चुरा ली है, एक्सटॉर्शन किया है, किसी तरीके का फ्रॉड किया है। तो ये भी कोई भी हार्म
जो कि आपने इलीगली कॉज किया है टू एनी पर्सन, टू हिज माइंड, बॉडी, रेपुटेशन और हिज प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड इंजरी एज पर सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। आईपीसी सेक्शन 44 के अंदर इंजरी को डिफाइन ऐसे ही करता है, एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू एनी पर्सन टू हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई भी हार्म कॉज किया है एंड दिस हार्म इज इलीगल, इलीगल का मतलब क्या है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज एन ऑफेंस और विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, तो वो इलीगल है। और उस इलीगल कार्य को करते हुए आपने क्या किया, आपने कोई इंजरी कॉज करी, और इंजरी का मतलब है कोई हार्म कॉज किया है किसी पर्सन की बॉडी पे या उसके माइंड पे या रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे, तो उसका मतलब क्या है कि आपने उसको इंजरी कॉज करी है। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड डिफाइंस इंजरी। जनरल एक्सप्लेनेशन के यही सेक्शंस आज हमको समझने थे। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। एक बार फटाफट से नोट से देख लेते हैं कि क्या है, इनके कुछ मैंने नोट्स तैयार करे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। सी सेक्शन 40 हमने सबसे पहले देखा आज की क्लास में। ऑफेंस except in the chapters and the sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. A thing made punishable by this code, a thing का मतलब क्या है, consequence of an act or omission। जो consequence होगा किसी भी एक्ट या omission का, राइट, जो परिणाम होगा, अगर वो आईपीसी में ऑफेंस है तो उसकी बात हो रही है, आईपीसी उसको अगर पनिश करता है उसके लिए तो उसकी बात हो रही है। और एनी स्पेशल लॉ और ए लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में भी अगर वो है ऑफेंस तो यहाँ पे उसको भी आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस माना जाएगा। स्पेशल लॉ सेक्शन 41 के अंदर है और लोकल लॉ सेक्शन 42 के अंदर है, राइट। मैं बता चुका हूँ स्पेशल लॉ क्या होता है। स्पेशल लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, जिस तरीके के पॉक्सो आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप समझ सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डावरी देख सकते हैं। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि किसी स्पेशल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स पे ही अप्लाई होते हैं, जनरल नहीं है वो। लोकल लॉ विच आर एप्लीकेबल ऑन अ डिफरेंट ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंट्री, ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, वो लोकल लॉज होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, मैं आपको समझा चुका हूँ। द सेक्शंस मेंशन्ड इन द सेकंड एंड द थर्ड पैरा सी, ये यहाँ पे सेक्शन पूरा नहीं है, सेक्शन 40 यहाँ पे कंप्लीट मैंने नहीं मेंशन किया है। आप जब सेक्शन 40 को देखेंगे तो वहाँ पे पैरा 2 में और पैरा 3 में कुछ सेक्शंस मेंशन्ड है, ठीक है। तो the sections mentioned in second para and third paras of section 40 relate to certain topics, and if such acts are declared to be punishable under some special or local law, then the act punishable under the special or the local law will also be considered to be offense for the purpose of IPC। तो उनको आईपीसी के लिए भी, आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस मान लिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा और ये ऐसा क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्शन 40 के अंदर? सी, जो ये ऑफेंसेस हैं, ये जो सेक्शंस मेंशन्ड है पैरा 2 और पैरा 3 के अंदर, अगर इनको हम आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस मान लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, जो चैप्टर 2 है आईपीसी का, जनरल एक्सप्लेनेशंस है, चैप्टर 3 पनिशमेंट है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस है, इस तरीके के जो प्रोविजंस है ये इन ऑफेंसेस पे भी अप्लाई हो जाएंगे जो कि किसी स्पेशल लॉ के अंदर दिए हैं या फिर लोकल लॉ के अंदर दिए गए हैं। दैट इज वाई अंडर सेक्शन 40 ये सब लिखा हुआ है। Subject to the conditions of para 2 and para 3, the effect is that those offences under special law or the local law which fall under para 2 and para 3 will be governed by the principles of the IPC, and therefore the general explanations, general exceptions, punishment provisions and any other general provisions of IPC will apply upon such offences। ठीक है, यही बात मैं आपको बोल रहा था कि इनको आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस माना जाएगा। ये सब क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है ताकि जो आईपीसी के जनरल प्रोविजंस हैं, चाहे वो आप जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करें, जनरल एक्सेप्शंस की बात करें, चाहे पनिशमेंट के प्रोविजंस की बात करें, तो वो सारे के सारे उन ऑफेंसेस पे भी अप्लाई किए जाएंगे। दैट इज वाई दीज ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एज वेल। The second and the third para practically draw a link between
the special and local laws and IPC with respect to the topics covered under second para and third paras. आप एक बार बैरेक्ट ओपन करके सेक्शन 40 में ये सेक्शंस देख लीजिए. सेक्शन 40 में कुछ सेक्शंस मेंशन्ड है सेकंड पैरा और थर्ड पैराज में, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, राइट. तो ये डेफिनेशन है ऑफेंस की आईपीसी के हिसाब से. अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ. थिंग का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और ओमिशन, राइट. सेक्शन 32 फिर देखा हमने, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन. एक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, इलीगल ओमिशंस आ जाएंगे. यहाँ पे ओमिशन नहीं है, यहाँ पे इलीगल ओमिशन है. सी, ओमिशन आईपीसी के अंदर विल ऑलवेज बी प्रीफिक्स्ड विद इलीगल. आपको ओमिशन के लिए आईपीसी विल नेवर punish you. IPC will never punish you for omission. IPC will punish you only for illegal omission. If it is illegal, और illegal क्या है हम देख चुके हैं, right? Which is prohibited by law or which is an offense or which furnishes a ground for a civil action is illegal. अगर ऐसा है तो वो omission illegal omission होगा और उसके लिए IPC will punish you. तो acts include illegal omission in every part. In every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend to the illegal omissions, right? Words मतलब acts जो हैं वहाँ पे उनमें illegal omissions भी आ जाते हैं. Section 33 act omission. So the word act denotes as well as series of acts as a single act. Series of acts, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर किसी ने किसी को 5 थप्पड़ मारे तो हर एक थप्पड़ के लिए आप उसको पनिश नहीं करोगे. सीरीज ऑफ एक्ट्स, जो सीरीज ऑफ एक्ट्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ स्लैपिंग यहाँ पे हो रही है, स्लैप 1, स्लैप 2, स्लैप 3, नो, उनको आप सिंगल एक्ट मानोगे. ये कहाँ पे है, सेक्शन 33 में है. सीरीज, नाउ ओमिशन डिनोट सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन. अगर ओमिशंस भी हो रहे हैं तो सीरीज ऑफ ओमिशंस को आप सिंगल ओमिशन मानोगे. सेक्शन 33 में ये है. सेक्शन 43 हमने फिर उसके बाद देखा जो कि इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू को डिफाइन करता है. द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, राइट. तो ऑफेंस अगर है तो वो इलीगल है. विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस है. सॉरी, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो इलीगल है. और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, या फिर सिविल एक्शन के लिए आपको ग्राउंड देता है तो इसका मतलब क्या है, वो इलीगल है. वो एक्ट या ओमिशन वो इलीगल है. एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड. अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट. अगर उसने ओमिट किया तो वो इलीगल हो जाएगा. जैसे मैंने किसी टीचर का एग्जाम्पल आपको दिया कि टीचर लीगली बाउंड टू डू है किस चीज के लिए, टीचर इज लीगली बाउंड टू टीच, राइट. सो लीगली अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू. तो यहां पे अगर मैं टीचर का एग्जांपल लूं तो अ टीचर इज लीगली बाउंड टू टीच. इफ ही ओमिट्स टू टीच then it means that a civil action can be taken against him. You can file a civil suit against this teacher. तो इसका मतलब है that this omission is illegal because वो legally bound to teach था और उसने जो omission किया है, पढ़ाया नहीं स्टूडेंट्स को, ये illegal हो गया क्योंकि हम civil action उसके अगेंस्ट ले सकते हैं. एग्जाम्पल, there is a lifeguard, यहाँ पे lifeguard का एग्जाम्पल लिया हुआ है. There is a lifeguard for a swimming pool and a person named as A is drowning. When the lifeguard was on duty, the lifeguard also saw that A was drowning but he did not save him. The question is, will he be liable for culpable homicide? देखो, एक लाइफ गार्ड है, एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे एक लाइफ गार्ड को रखा गया है. उस लाइफ गार्ड का काम क्या है कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है वाइल स्विमिंग, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है लाइफ गार्ड का. ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये कॉन्ट्रैक्ट है स्विमिंग पूल अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है. तो उसकी ड्यूटी क्या है, ही इज़ लीगली बाउंड टू सेव पीपल those who are drowning or those who are struggling with the swimming. जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है उनकी हेल्प करना, उनको बचाना एक लाइफ गार्ड का यहाँ पे ड्यूटी है. ही इज लीगली बाउंड टू डू दिस. उसके सामने there was one person A जो इस स्विमिंग पूल में आता है and he was drowning and he died by drowning
एंड दिस लाइफ गार्ड वॉज ऑन ड्यूटी दैट टाइम। ये लाइफ गार्ड ड्यूटी पे था उस टाइम जब ए डूब के उस स्विमिंग पूल में मर जाता है एंड ही वॉज वॉचिंग हिम, और उसने उसको नहीं बचाया। लाइफ गार्ड डिड नॉट सेव ए व्हेन ही वॉज ड्राउनिंग। तो लाइफ गार्ड वॉज, अब यहां पे अगर हम लीगली बाउंड टू डू की जो डेफिनेशन है उसको देखें, दैट अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। इसने जो ओमिशन किया है, क्या ये इलीगल ओमिशन है? The answer is yes, this is illegal omission because वो contractual obligation में था with the authorities of the pool, of the swimming pool authorities। उसका contract ये था, उसकी duty ये थी कि उसको जो भी लोग अगर struggle कर रहे हैं swimming में, अगर वो डूब रहा है कोई, तो उसको बचाना ही इसकी ड्यूटी थी। He was legally bound to save the people who were either drowning or who were struggling with the swimming। बट ही डिड दिस ओमिशन, तो इसने ओमिशन किया, इसने नहीं बचाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओमिशन है ये इलीगल ओमिशन है, बिकॉज इसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड, ही इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ही हैज कमिटेड अ डेथ ऑफ, ही हैज कमिटेड अ मर्डर ऑफ दिस पर्सन। ही हैज नॉट मर्डर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, बिकॉज उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। क्या होता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस, बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है अंडर सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्योंकि यहाँ पे उसने इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, बट उसको नॉलेज थी। बट यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, मर्डर में नहीं जाएगा। वो हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में जब जाएंगे तो समझेंगे। तो देयर इज अ लाइफ गार्ड फॉर स्विमिंग पूल एंड अ पर्सन नेम्ड ए इज ड्राउनिंग व्हेन द लाइफ गार्ड वाज ऑन ड्यूटी। द लाइफ गार्ड ऑल्सो सो दैट ए वाज ड्राउनिंग बट ही डिड नॉट सेव हिम। Will he be liable for culpable homicide? The answer is yes, he will be liable. Here the lifeguard committed an omission to save the person from drowning. तो इसने omission commit किया है, इसने omission किया है to save the person A who was drowning, और ये omission क्या था? Illegal omission था, because वो his omission was illegal as he was into the contractual relationship with the management and he committed a breach of a contract by not saving the person, which would give the ground for a civil action by the management, and as per the definition of illegal की definition की बात हो रही है यहाँ पे, something which gives ground for a civil action, it will be illegal. Thus the lifeguard has caused the death by committing illegal omission, and as per section 32 an act would include an illegal omission as well, and therefore the word act used in section 299 के अंदर culpable homicide है, includes illegal omission of not saving the person from drowning, and hence the accused has committed the offense of culpable homicide as he had the knowledge of likelihood of causing the death. See, culpable homicide के कुछ essential ingredients हैं, वहाँ पे knowledge भी एक है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे हम इलीगल ओमिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीगली बाउंड टू डू की बात कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल, बिकॉज इससे यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लीगली बाउंड टू डू और इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है। एक लाइफ गार्ड को एक स्विमिंग पूल अथॉरिटी ने अपॉइंट किया कि अगर कोई डूब रहा है तो तेरे को बचाना है। उसके सामने ए डूब के मर जाता है, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब ये जो स्विमिंग पूल अथॉरिटी है, ये इसके अगेंस्ट सिविल एक्शन ले सकती है, सिविल सूट फाइल कर सकती है। उनको ग्राउंड मिल गया है कि तेरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तू तेरी ड्यूटी थी इसको कोई भी अगर डूबता तो उसको बचाना, लेकिन तूने वो ओमिट करी, तूने नहीं किया। तो इसका मतलब दिस इज एन इलीगल ओमिशन, राइट, क्योंकि सिविल एक्शन लिया जा सकता है। अगर ओमिशन इलीगल ओमिशन है और अगर वो मर गया उसके सामने, तो यहाँ पे उसको आप लाइबल कर सकते हो कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी, इस पर्सन की डेथ के लिए भी आप उसको लाइबल कर सकते हो, बिकॉज उसको नॉलेज थी दैट दिस पर्सन। ये नॉलेज, कल्पेबल होमिसाइड, ये सब क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ लीगली बाउंड टू डू और इलीगल को समझना है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा एम्फेसाइज उस पर नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी बिकॉज उसको नॉलेज थी कि वो मर जाएगा, दैट इज़ वाई उसको आप अंडर सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी
पनिशमेंट उसको दिलवा सकते हो, राइट। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलीगल एंड अनलॉफुल, सी इलीगल और अनलॉफुल के बीच में क्या डिफरेंस है? The First Law Commission has declared that there is no difference between the term illegal and unlawful for the purpose of IPC. That is to say, the term unlawful has the same meaning as illegal. Unlawful और illegal के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है. Something which is prohibited and punishable or upon which some evil consequence flow is called illegal. जो कि prohibited है, punishable है और उसके ऊपर इविल कॉन्सिक्वेंसेस, कोई गलत प्रभाव उसके होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंस जो होंगे वो गलत होंगे, राइट, इविल होंगे. फ्लो इज कॉल्ड इलीगल. बट समथिंग अपॉन द डूइंग ऑफ विच देर इज नो इविल कॉन्सिक्वेंस, बट आपने कुछ किया और उसका इविल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, इज कॉल्ड अनलॉफुल. सी इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, समथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, और सब उसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है, और अगर आपने वो किया तो उसके कोई इविल कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, आपको पनिशमेंट हो सकता है ना मिले. तो अगर इविल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आपको इस एक्ट को, इस ओमिशन को लॉ सपोर्ट नहीं करता है, बट इट हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल. कहने का मतलब है इट हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल, इट इज अनलॉफुल, राइट. सो एग्जाम्पल, forbidden by law under section 23 of the Indian Contract Act. Section 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इट टॉक्स अबाउट फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ इसको फॉरबिड करता है. समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज पनिशेबल एज इट इज इलीगल एंड अनलॉफुल, बट समथिंग विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड समथिंग इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एक्सेट्रा, कोर्ट विल नॉट पनिश यू, बट दीज थिंग्स आर वॉइड and the law will not support you. Something which is in restraint of marriage, something which is in restraint of trade, these kind of public against public policy, section 23 में अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो उसको, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको लॉ सपोर्ट नहीं करता है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. तो विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, ये वॉइड चीज़ें हैं. दीज आर नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये लॉफुल नहीं है, एंड दीज आर वॉइड, राइट. तो अगर वॉइड है एंड नॉट सपोर्टेड बाय लॉ और इसका कुछ इविल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है ये अनलॉफुल है. इलीगल का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा दैट यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट, इविल कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर, वेदर इट इज एन ऑफेंस और इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और इट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, तो वो इलीगल होता है. अनलॉफुल का मतलब है विच इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ एंड देयर इज नो इविल कॉन्सिक्वेंस, उससे आपको कोई इविल कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको लॉ सपोर्ट नहीं करेगा. एक्सक्यूज मी. व्हाई द वर्ड ओमिशन ऑलवेज प्रीफिक्स्ड बाय द वर्ड, सो दिस इज नॉट वर्क, दिस इज वर्ड. इसको करेक्ट कर लें, ये वर्क लिखा हुआ है, ये वर्क नहीं वर्ड है. वर्ड इलीगल, ओमिशन के आगे इलीगल ही क्यों प्रीफिक्स्ड होता है हमेशा? द वर्ड ओमिशन पर से मीन्स नॉट डूइंग समथिंग. ओमिशन का मतलब होता है नॉट डूइंग समथिंग, कुछ आपने नहीं किया, उसको मतलब है ओमिट कर दिया आपने. एवरी ओमिशन विल नॉट मेक द पर्सन लाइबल, आपको हर एक ओमिशन के लिए लाइबल नहीं किया जाएगा. यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर एवरी ओमिशन, यू विल बी पनिश्ड ओनली फॉर द ओमिशंस विच आर इलीगल. ठीक है, सिर्फ इलीगल ओमिशंस के लिए आपको पनिशमेंट देता है आईपीसी, हर ओमिशन के लिए नहीं देता है. सी आई एम ईटिंग फूड इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज स्टार्विंग. एक पर्सन है जो कि भूखा मर रहा है और उसके सामने मैं खाना खा रहा हूँ और उसको टीज भी कर रहा हूँ, उसको दिखा दिखा के भी खा रहा हूँ, राइट. मैं उसको खाना नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत खाना है, हो सकता है कि मैं उसमें से बहुत सारा खाना छोड़ भी दूँ, बट मैं इतना, आप कह सकते हो कि बेकार इंसान हूँ कि मैं उसको चिढ़ा रहा हूँ और उसको खाना नहीं दे रहा हूँ. तो ये मैं ओमिशन जो कर रहा हूँ, क्या ये इलीगल है? क्या इसके लिए मुझे कोई लॉ पनिश करता है? क्या मेरे को कहता है ये कोई लॉ कि अगर आपने इसको भूखे को खाना नहीं दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी? नो, दिस ओमिशन इज नॉट इलीगल. आई एम नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड बाय एनी लॉ फॉर दिस ओमिशन. सो आईपीसी आपको ओमिशन के लिए पनिश नहीं करता है, आईपीसी आपको इलीगल ओमिशन के लिए पनिश करता है. और इलीगल क्या है? वो है जो कि प्रोहिबिट करता है लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज एन ऑफेंस और विच फर्निशेस द ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन. ये आप देख चुके हो. तो इसलिए ओमिशन के आगे इलीगल आता है हमेशा. सो द वर्ड ओमिशन पर से मीन्स नॉट डूइंग ऑफ समथिंग
every omission will not make the person liable. Section 32 emphasized that the word acts include illegal omissions, and therefore unless omission has been proved to be illegal, the person cannot be held liable for that omission, and the omission will be illegal only when the person is legally bound to do that. और एक omission illegal तभी होगा जब कोई person उसको करने के लिए legally bound था. मैं यहाँ पे लीगली बाउंड हूँ आपको पढ़ाने के लिए. अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, देन यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर. सिविल एक्शन आप मेरे अगेंस्ट ले सकते हो, राइट. सो ये सारी चीज़ें जो है, आई एम लीगली बाउंड टू डू दिस थिंग, आई एम लीगली बाउंड टू टीच यू ऑल, राइट. एंड इफ आई ओमिट दिस, अगर मैं ओमिट करता हूँ, अगर मैं नहीं करता हूँ, देन इट फर्निशेज द ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, राइट. जो इंस्टीट्यूट है वो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, इवन यू नो. तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ओमिशन है और वो इलीगल है तो आईपीसी आपको पनिश करेगा. और इलीगल ओमिशन जब होता है व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू डू दैट एंड यू omitted it. So omission will be illegal only when the person is legally bound to do that. The word illegal has been prefixed before the word omission only in order to emphasize that the prosecution has the burden of proof of not only that the consequence was caused due to the omission of the accused, rather also that the said omission was illegal, right. प्रोसिक्यूशन को सिर्फ omission नहीं प्रूव करना है, उसको ये भी प्रूव करना है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, ये जो यू नो इस omission की वजह से जो ये प्रभाव, ये जो भी ऑफेंस हुआ है, ये omission इलीगल omission था, राइट. और इलीगल क्या है वो डिफाइन किया गया, राइट. तो द कॉन्सिक्वेंस जो हुए हैं, दीज आर नॉट बिकॉज ऑफ द ओमिशन, दीज आर बिकॉज ऑफ द इलीगल ओमिशन. ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसको पनिशमेंट दिलवा सकता है प्रोसिक्यूशन, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई बिलीव. अच्छा, इंजरी रह गया है. इंजरी भी मैंने आपको, हाँ, सेक्शन 44 भी हमने पढ़ा है. द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड, कोई भी हार्म जो आपने इलीगली कॉज किया है, टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. आपने किसी पर्सन की बॉडी पे हार्म कॉज किया इलीगली, माइंड पे हार्म कॉज किया इलीगली, रेपुटेशन पे हार्म कॉज किया इलीगली, या प्रॉपर्टी पे हार्म कॉज किया है इलीगली, राइट. बॉडी पे आपने उसको हर्ट कर दिया, यू नो ग्रीवियस हर्ट कर दिया, आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, राइट, जो भी है. माइंड पे क्रूएलिटी कर दी, मेंटल क्रूएलिटी. रेपुटेशन पे डिफेम कर दिया. प्रॉपर्टी पे आपने उसकी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर ली, थेफ्ट कर लिया, डेकोइटी कर ली, व्हाटएवर. इफ एनी पर्सन कॉजेज हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन बाय एम्प्लॉइंग सच मीन्स विच ईदर वॉज एन ऑफेंस or was prohibited by law or give ground for a civil action, then it will be called an injury, right. तो illegally आपने cause किया है, मतलब आप वो क्या है, या तो वो prohibited by law है, या फिर that is an offense. जो means आपने employ किया है, जिससे आपने वो you know वो harm cause किया है, वो means क्या है, वो illegal means है, right. Either it is prohibited by law or it is an offense or it furnishes the ground for the civil action. तो वो इंजरी है, सेक्शन 44 के अंदर डिफाइंड है, राइट. तो यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है. हमने जनरल एक्सप्लेनेशंस चैप्टर 2 के कुछ सेक्शंस को समझने की कोशिश करी, एंड आई बिलीव आपको समझ में आ गया है. जैसे जैसे आईपीसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑफेंसेस में आएंगे, तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. यहाँ से ही आपका आंसर फ्रेम होना शुरू हो जाता है. इन सारे के सारे सेक्शन से आपने सेक्शंस को आपने रेफर करते हुए बताना है कि ये इलीगल है, ये ओमिशन है, ये ओमिशन सिर्फ ओमिशन नहीं है, इलीगल ओमिशन है. ये इंजरी सिर्फ इंजरी नहीं है, ये इलीगल इंजरी है. लीगली बाउंड टू डू किस तरीके से है, वो सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर फ्रेम करना है. और अगर इस तरीके से आप आंसर फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.